दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। अर्थात किसी स्थान पर कभी रात्रि बड़ा होता है तो कभी दिन बड़ा होता है, तो कभी रात छोटा होता है तो कभी दिन छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका पहला जो ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूरना। बी नंबर जो ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण। सी जो ऑप्शन है स्थान की अक्षांशीय स्थिति। और डी जो है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। आप 5 सेकेंड के अंतर्गत इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अलग अलग स्थान पर जो दिन समय है और रात्रि समय में अंतर क्यों होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम डिटेल्स आते हैं कि ये देखिए, ये क्या है, ये ग्लोब है या अर्थ है और ये आपका इक्वेटर हुआ, 0 डिग्री हुआ। जनरली होता क्या है, विषुवतरेखीय क्षेत्र में दिन और रात्रि समान होता है। जैसे जैसे हम ध्रुव के तरफ जाते हैं, जैसे जैसे ध्रुव के तरफ जाते हैं, दिन के समय में वृद्धि होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में जब मुस्लिमों का पवित्र त्योहार रमजान होता है तो उस समय जो इस एरिया से ऊपर, मतलब जो 45 डिग्री 50 डिग्री से ऊपर के क्षेत्र है, वहां पर दिन की अवधि बहुत बड़ा होता है। दिन आपका 18 घंटा 19 घंटा का होता है, जबकि रात कुछ ही घंटों का होता है, जिसके कारण रमजान के पर्व में जो लोग रोजा रखते हैं उन लोगों को यह प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रमजान में चांद देखकर ही खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, उसके पीछे कारण है यह कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पर झुका होना, टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, और परिक्रमण भी, क्योंकि परिक्रमण और टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, हम लोग जानते हैं कि ये आपका पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ये रेस्ट 66.5 डिग्री हुआ, और ये टोटल जो हुआ वह 90 डिग्री हुआ। तब पृथ्वी के अपने नत अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण यह घटना होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, तो घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है कॉमन वे से। और दूसरा जो ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय गति से परिक्रमण, तो इसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा स्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति से हम लोग क्या करते हैं कि उससे हमको दूरी की जानकारी प्राप्त होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। यहाँ पर जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, और सेकेंड जो ऑप्शन है वह है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है जिसमें ए में केवल 1
बी में केवल 2, सी जो है 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही बी है। तो आपको इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। यहां पर राइट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 भी होगा और ऑप्शन 2 भी होगा। तो इस तरह से राइट आंसर सी होगा। सी क्यों होगा? अगर हम इंडिया का एक मैप बनाएं तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो मानसून इंटर करता है केरल के तटीय क्षेत्र में मानसून इंटर करता है, और इस तरह से मानसून उत्तर भारत की ओर भी प्रवेश करता है। और दोनों बंगाल से चलने वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली शाखा और अरब सागर से चलने वाली शाखा दिल्ली के पास आकर मिलती है। तो दक्षिण भारत में मानसून की अवधि अधिक होती है उत्तर भारत की अपेक्षा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही कहता है कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। तो दक्षिण भारत में अधिक होता है और उत्तरी भारत में कम होता है, अर्थात दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि में कमी होती है। और जो सेकेंड यहाँ ऑप्शन है वह ऑप्शन कहता है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम। तो अगर हम यहाँ एक मैप बनाते हैं इंडिया का, और यहाँ देखिए, यहाँ अगर कोलकाता होता है तो कोलकाता में 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो पटना में 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर और दिल्ली में 70 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्थात पूर्व से जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं वर्षा की मात्रा में कमी होती है। इसका कारण यह होती है कि वर्षा जो है वह आर्द्रता के कारण होती है। तो तटीय क्षेत्रों में मानसून में आर्द्रता अधिक होता है, और जैसे जैसे मानसून आंतरिक भागों में प्रवेश करते जाता है उसकी आर्द्रता में कमी होती जाती है, जिसके कारण आंतरिक भागों में वर्षा भी कम होती है। तो यहाँ ऑप्शन सेकेंड भी सही है, इसलिए आंसर यहाँ सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष भर वर्षा। तो यहाँ 1 2 3 कुछ भी नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है। सेकेंड जो ऑप्शन है केवल शीत काल में वर्षा। थर्ड जो ऑप्शन है अत्यंत अल्पकालीन शुष्क वर्षा। और जो डी नंबर ऑप्शन है वह निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका डी है, निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। वर्ष भर वर्षा, तो वर्ष भर वर्षा तो सवाना प्रदेश में नहीं होता है। वर्ष भर वर्षा जो होता है विषुवतरेखीय क्षेत्र में होता है। जैसे विषुवत रेखा के दोनों तरफ 0 डिग्री हुआ तो 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के जो एरिया हुआ उसमें क्या होता है कि वर्ष भर वर्षा होती है, और यह जो विषुवतरेखीय जलवायु का विशेषता है। दूसरा जो है केवल शीतकाल में वर्षा। तो केवल शीतकाल में भी वर्षा यहाँ नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में शीतकाल में वर्षा होती है, और भूमध्य सागरीय जलवायु की यही विशेषता है कि वहां पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये सेकेंड भी नहीं होगा। और तीसरा जो है अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु, तो यहाँ पर अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु भी नहीं होती है। तो राइट आंसर जो है यहाँ डी है, निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है
कि कौन सा क्षेत्र में, आरक्षित क्षेत्र में जीव भार को एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। यह ध्यान देना है कि अनुमति नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में, और चौथा जो ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर है आपको बी नंबर आंसर है, राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क में जो है वहां पर किसी भी तरह के मानव गतिविधि नहीं होता है, अर्थात न ही उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति जानवर चरा सकता है और न ही उस क्षेत्र से लकड़ी काट सकता है। तो नेशनल पार्क में किसी भी तरह के मानव गतिविधि नहीं होता है। रामसर सम्मेलन, तो ये तो रामसर सम्मेलन वेटलैंड से रिलेटेड है। रामसर सम्मेलन जो कि ईरान में 1971 में हुआ था। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि कुछ सीमा तक मानव का प्रवेश और मानव के गतिविधि का ऑर्डर होता है। तो इसमें और आपका जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, तो ये भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान होगा। दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर, कि भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है वे साधारणतः लाल रंग की होती है। दूसरा है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है। और तीसरा जो है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चौथा है कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ये 4 ऑप्शंस, 4 स्टेटमेंट है। नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है 1, 2 और 3, बी जो है वह 2, 3, 4 है, सी में 1 और 4 है, डी में केवल 2 और 3 है। आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन यहां चुनना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो लैटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वर्षा अधिक होती है और साथ ही साथ वह ऊंचा क्षेत्र हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन सी नहीं होगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका विकास नहीं है। साथ ही इसमें इसका कलर लाल होता है, तो इसलिए ए 1 वाला तो ऑप्शन होगा। तो ए, बी और डी नहीं होगा। उसके बाद है कि सेकेंड और फोर्थ पर हमको, तो 4th नंबर भी होगा, क्योंकि लैटेराइट मिट्टी में काजू, चाय, कॉफी और साबूदाना का उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ 4th नंबर भी ऑप्शन सही होगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वह सही होगा। और ए नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत के मुख्यतः जो भी मिट्टी है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, आपका काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण ही यहाँ पर यूरिया फर्टिलाइजर का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ ए आपका सी राइट ऑप्शन है, 1 और 4। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है उसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ऊर्जा प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, अर्थात गोंडवाना लैंड के क्षेत्र में ऊर्जा प्राकृतिक गैस पाई जाती है। दूसरा जो ऑप्शन है आवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा जो है धारावार खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है,
अर्थात धारावार जो चट्टान है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, डी कोई नहीं। आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन यहां चूज करना है। दोस्तों तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है वह कहता है ऊर्जा प्राकृतिक गैस गोंडवानालैंड संयंत्रों में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय जो भारत जो बना वह गोंडवानालैंड का पार्ट है। जैसे प्रारंभ में एक पैंजिया था, पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ, एक नीचे का भाग गोंडवानालैंड और ऊपर का भाग अंगारालैंड। तो प्रायद्वीपीय भारत जो बना हुआ है वह गोंडवानालैंड का पार्ट है और इसमें किसी भी तरह के प्राकृतिक गैस नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का भंडार अधिक है। भारत के प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी की घाटियों में प्राकृतिक गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। धारावार खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तब तेल भी जो पेट्रोलियम है धारावार खनिज में नहीं पाया जाता है। धारावार खनिज में भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। अब अवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा पाया जाता है। तो ये आपका 1 और 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। और अवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा पाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। ये क्वेश्चन भारत के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंडियन ज्योग्राफी में एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो उस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी एक वीडियो अपने चैनल्स पर डाले हुए हैं, आप उसे भी देखकर इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है, घटोत्तरी होती है, क्योंकि अर्थात क्षोभ मंडल में तापमान में कमी होती है, क्यों। पहला ऑप्शन है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा जो ऑप्शन है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, अर्थात कम डेंस होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, अर्थात 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बाद आपको आंसर चुनना है। जो फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन है वह ओनली फॉर 1 है, अर्थात केवल 1 है। बी जो ऑप्शन है केवल 2 और 3 है। सी ऑप्शन 1 और 3 है। डी 1, 2 और 3 है। आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिया है, सबसे पहला चीज है कि आर्द्रता सबसे अधिक कहाँ होगा। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जैसे हम लोग बढ़ते हैं क्या आता है, क्षोभ मंडल आता है। अब ये अर्थ हुआ और ये आपका ट्रोपोस्फियर, अब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ट्रोपोस्फियर। तो ये क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होते जाती है, तापमान में कमी होती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी आर्द्रता होगा वह आर्द्रता कहाँ होगा, तो पृथ्वी के सतह पर अधिक आर्द्रता होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे आर्द्रता की मात्रा में कमी होती जाएगी। तो यहाँ जो सेकेंड ऑप्शन दिया है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, उसको काट देना है। जैसे आप सेकेंड ऑप्शन को काटते हैं तो आपका केवल 1 वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होता है, वो गलत है। और दूसरा जो है ऊपरी वायुमंडल में हवा
कम घनी होती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वह भी सही है और यहाँ जो राइट आंसर है 1 और 3 होगा। राइट आंसर 1 और 3 होगा। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है कथन, वह कथन गलत है। दोस्तों क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में कमी होते जाता है। जो वायुमंडल गर्म होता है सूर्य से आने वाली किरणों से गर्म होती है और जो सूर्य से विकिरण आता है वह लॉन्ग वेव रेडिएशन में आता है और पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम में अर्थात लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में लौटता है। तो जो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद जो किरण लौटती है उसी किरण से मुख्य रूप से वायुमंडल गर्म होता है। यह आप उष्मा बजट के चैप्टर से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह केवल 1 और 3 है। और जब भी ह्यूमिडिटी सबसे अधिक जो होगा पृथ्वी की सतह पर होगा और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा ह्यूमिडिटी की मात्रा में कमी होते जाएगी। तो ये सेकेंड ऑप्शन से आराम से यहाँ पर एक गलत है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है। अर्थात यह कहता है कि महासागर में जो सैलिनिटी की मात्रा में वृद्धि हो रही है वह क्यों चिंताजनक है। तो पहला है कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। सेकेंड है कि प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। थर्ड जो है वह कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। चौथा जो है वह मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। ये 4 स्टेटमेंट है, नीचे ऑप्शंस है। पहला ए में जो ऑप्शन है केवल 1 2 3, बी में केवल 2 है, सी जो है 1 और 3 है, डी जो है 1 2 3 4 है। आपको 4 ऑप्शंस में से कोई एक राइट ऑप्शन चूज करना है। खासकर महासागर में जो लवणता में वृद्धि हो रही है उसका यहाँ प्रभाव बताना है कि क्या क्या प्रभाव होगा। जनरली महासागर का जो औसत लवणता होता है वह 35 ग्राम प्रति 1000 होता है। महासागर में औसत स्टैंडर्ड सैलिनिटी जो है वह 35 ग्राम प्रति 1000 होता है। और महासागरीय लवणता के विभिन्न काउज हैं जिसमें से मेन काउज जो है वह अर्थ है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आते हैं जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला तो 2 नंबर स्टेटमेंट सही होगा कि जैसे जैसे सैलिनिटी में वृद्धि होगा कोरल रीफ्स की मात्रा में कमी होगा और कोरल रीफ्स के वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। अर्थात ऑप्शन 2 जो है वह राइट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सी नहीं होगा। अब जो है आगे देखिए जो ऑप्शन 4 है मेघ बीजन स्टेटमेंट जो 4 है जिसमें मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। क्योंकि लवणता महासागर से रिलेटेड है, सैलिनिटी महासागर से रिलेटेड है, तो यहाँ मेघ बीजन जैसा कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि मेघ बीजन जो रिलेटेड है वह मुख्य रूप से क्षोभ मंडल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 4 को आपको काट देना है। तो जहां भी ऑप्शन 4 है वो कट गया। अब ध्यान देना है कि 3 नंबर होगा कि नहीं। तो सिंपल सी जैसे जैसे लवणता में वृद्धि होगा महासागर में जो भी फाइटोप्लैंक्टन और जो प्लैंक्टन पाए जाते हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। तो प्रतिकूल प्रभाव होगा तो ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन ए भी सही होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह 1 2 और 3 होगा। जो 4 नंबर ऑप्शन है वह क्षोभ मंडल से रिलेटेड है। क्षोभ मंडल में मेघ बीजन मुख्य रूप से होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वह आपका ए नंबर होगा और चौथा जो स्टेटमेंट है वह गलत होगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर जो यह क्वेश्चन है
कहता है कि संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, अर्थात विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है यहां। पहला ऑप्शन है कि कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है। जैसे उष्ण है, उष्ण और शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है। यहां ए उष्ण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा जो है, नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती है। तीसरा जो है, कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। चौथा जो ऑप्शन है वह महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित होती है। ये कोष्ण मीन्स आपको उष्ण सागरीय धाराएं अर्थात वार्म करंट और कोल्ड करंट से रिलेटेड है। आप ये चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर राइट जो आंसर है वह सी है। सी क्यों है? यहां पर ठंडी और गर्म जल धारा मिलती है, वहां पर मछली का उत्पादन अधिक होता है। जैसे आपको अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में देखते हैं तो ये आपका अमेरिका का मैप हुआ और यहां पर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और यहां से लैब्राडोर ठंडी जलधारा है और यहां पर मिलती है, वहां पर मछली का उत्पादन अधिक होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लैब्राडोर ठंडी जलधारा जहां मिलती है, वहां पर मछली का उत्पादन अधिक होता है। इसी तरह से उत्तरी प्रशांत महासागर में एशिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में क्यूरोसियो गर्म जलधारा और ओयासियो ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है, वहां भी मछली का उत्पादन अधिक होता है। तो यह ध्यान देना है कि सबसे अधिक मछली का उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है। अब देखिए, मिलने का सेंस यह है कि एक धारा इधर से आ रही है और एक धारा इधर से आ रही है, ये मिलना हुआ। ऐसा नहीं है कि मिलने का सेंस ये है कि एक धारा ऐसे आ रही है और एक धारा पुनः ऐसे जा रही है, तो ये मिलने का सेंस नहीं है। मिलने का सेंस है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आए और एक स्थान पर मिले, तो ये यहाँ मिलने का सेंस है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे अर्थात हिमालय के क्षेत्रों में जाएंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला ऑप्शन जो है, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वह है गहरे खाट। सेकेंड स्टेटमेंट है यू घुमाव वाले नदी मार्ग। थर्ड जो स्टेटमेंट है समानांतर पर्वत श्रेणियां और फोर्थ जो स्टेटमेंट है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। अब कहता है उपयुक्त में से कौन कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत मीन्स नवीन मोरदार पर्वत जो हिमालय न्यू फोल्डेड माउंटेन है के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। पहला ए जो ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी जो ऑप्शन है 1, 2 और 4, सी जो ऑप्शन है 3 और 4, डी जो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 ऑप्शंस है और ऊपर में 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट के माध्यम से आपको 4 ऑप्शंस में से आंसर सही चूज करना। दोस्तों अगर यहाँ हम जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पर विचार करें तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट में देखते हैं कि यहाँ बी नंबर स्टेटमेंट यू घुमाव वाले नदी मार्ग। तो यू घुमाव वाले नदी मार्ग जो मिलते हैं वह मैदानी क्षेत्रों में मिलता है, न कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। तो ऑप्शन सेकेंड नंबर गलत हो गया। जबकि स्टेटमेंट 3 जो है समानांतर पर्वत श्रेणियां, तो हिमालय के क्षेत्रों में समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जैसे ए ग्रेट हिमालय हुआ, ए लेसर हिमालय, ए शिवालिक। तो समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। साथ ही साथ हिमालय के क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स
के लिए उत्तरदायी जो ढाल है, ढाल प्रवणता अधिक होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 3 और 4 राइट है, तो स्टेटमेंट 3, 4 राइट हमको करना है। तो आपका ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा। राइट जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा, जिसमें केवल 3rd और 4 नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में देखे और 10 का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किए। इसी तरह से प्रत्येक दिन मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चंस YouTube पर लाया जाएगा, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे। आपको इससे रिलेटेड जो भी सुझाव देना होगा या आंसर में आपको कोई डाउट होगा, तो वह डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका सुझाव ही मेरे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। दोस्तों हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।